हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया विद देयर केसेस। ठीक है, हमने जाना कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, किस तरह से हमने पार्टिकल नेचर को उसमें शो करने की कोशिश की और उसके जो डिफरेंट केसेस थे लाइक फाइव इजिकल टू 0, फाइव इजिकल टू 90 डिग्री या फाइव इजिकल टू 180 डिग्री में देखा कि कहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट आ रहा था। ठीक है, तो आई होप आपने वो वीडियो को जरूर देखा होगा क्योंकि उसके बेसिस पे ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं जितने भी हमारे एमएससी एंटर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लाइक जैम, जेस, टीएफआर, बीएचयू, पीयू, एनडीयू एंड सो ऑन। तो उन सभी एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं ऑफ द डिफरेंट केसेस, उन सभी को आज की वीडियो में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना। एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि जो भी हम यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो सारे मटेरियल वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होते हैं, तो प्लीज आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उस बेल आइकन के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोस किस तरह से लग रही हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जिसके बेसिस पे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं वो भी मैं इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं। तो प्लीज अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपनी एमएससी एंटर एग्जाम्स के बेसिस पे या जो बीएससी में बच्चे हैं या तो एमएससी के बाद नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो उनके लिए काफी हेल्पफुल है ये वीडियो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a beam of gamma radiation having photon energy of 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट is incident on a foil of aluminium। ठीक है, कोई एक गामा रेडिएशन है जिसकी फोटोन एनर्जी कितनी है दोस्तों, 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो इंसिडेंट कर रही है किसी एल्यूमिनियम फॉइल पे। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट एट 90 डिग्री and also the energy and the direction of the emission of the corresponding electron। ठीक है, तीन क्वेश्चन पूछे हैं गाइस इसमें। सबसे पहले तो उसने ये बोला है कि हमें सब कैलकुलेट क्या करना, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन जो कि इंसिडेंट हो रही है कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और हमें ये भी पता करना है कि एनर्जी और डायरेक्शन एमिशन इलेक्ट्रॉन की कितनी है। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली तो तीन चीजें पूछी हैं। ठीक है, एक तो वेवलेंथ पूछा है इंसिडेंट रेडिएशन का जो कि 90 डिग्री पे हो रहा है। ठीक है, और एनर्जी और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है किसकी, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हमें जो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया आपको कि सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या है और उसके बेसिस पे फॉर्मूला को एडजस्ट करना है किस बेसिस पे कि आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। ठीक है, तो जैसे कि एनर्जी की बात हुई है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता है फाइंड आउट करना, आपको आता है E=h म्यू, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन तो आपको पता ही है कि क्या होता है, E=h म्यू, हर एक फोटोन की एनर्जी यही होती है। ठीक है, और म्यू को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, C/λ। ठीक है, हम रीअरेंज करके तो इसको लिख ही सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना गिवन है दोस्तों, 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना था, दैट्स वाई हमने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला C/λ, और हमने यहाँ पर लैम्डा फाइंड आउट करना है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन तो गिवन है 510 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके मैंने यहाँ पर अलग से भी लिख दिया है, hc/λ इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किलो है तो यहाँ पर पावर हमने रेज कर दी 10⁻³ किलो, तो आपको पता ही है कितना है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोस्तों, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट्स वाई यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पर भी इसको कर दिया। ठीक है, इसको पूरा खोल दिया ताकि आराम से आप एडजस्ट कर सको और फाइनली अपनी वेवलेंथ मीटर में निकाल सको। ठीक है, तो जस्ट रीअरेंज किया मैंने, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर HC यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में है, बाकी सारी टर्म इसको बस रीअरेंज करो, शफल करो और सारी टर्म्स को नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 2.426 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो आपने वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली दोस्तों। ठीक है, एक चीज फाइंड आउट की है, उसके आगे भी है। ठीक है, क्योंकि हमने वेवलेंथ किसकी फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट एट 90 डिग्री। ठीक है, हमने वेवलेंथ शिफ्ट के बेसिस पे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तो हमने इंसिडेंट रेडिएशन का देखा, उसके बेसिस पे हम जो कॉम्पटन स्कैटरिंग का जो फॉर्मूला था
क्योंकि हमने 90 डिग्री पे इंसिडेंट किया, तो उसके कारण कितना वेवलेंथ में चेंज आया वो हमने फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि यहां से ही लैम्डा निकाल के बस खत्म हो गया, यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्योंकि हमने एंगल को भी इन्वॉल्व करना है। दैट्स वाई हम कॉम्पटन स्कैटरिंग का जो वेवलेंथ शिफ्ट फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, जिसको हमने कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोला था, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये सारे टर्म्स क्या हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन सभी चीजों को रिवाइज कर लो ताकि आगे आगे करके हम लेवल को इंक्रीज कर सकें, क्योंकि सीधा हम रिलेट करेंगे वहां से, ठीक है। तो 1 माइनस कोस फाई, यहाँ पर आपको पता है फाई इज द स्कैटरिंग एंगल, ओके। तो इसको रीअरेंज करके लैम्डा डैश हम निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। लैम्डा डैश को एक तरफ रख के बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ कर सकते हैं। सारी चीजें गिवन है दोस्तों। लैम्डा तो अभी आपने निकाला ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। बाकी आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही है। मास एम नोट is the mass of the rest mass of the electron, that is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg, है ना। and c is the velocity of light, that is 3 into 10 raised to power 8। फाई आपको गिवन है दोस्तों 90 डिग्री, सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये cos 90 आपको पता है 0 ही होता है ना। तो बस सारी चीजों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ पर ऐड करो, ऑन द बेसिस ऑफ पावर को एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर 10 raised to power माइनस 12 है, अब देख सकते हो यहाँ पर माइनस 34 है, प्लस वहां पर ऊपर जाओगे तो 31 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो अरेंज इस तरह से करना है कि पावर सेम होगा तभी तो ऐड कर पाओगे, है ना। तो फाइनली जो आपके पास जो वेवलेंथ आया जो कि 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा था, वो कितना आपका शिफ्ट हुआ 4.843 इंटू 10 raised to power माइनस 12 मीटर, ठीक है। तो ये एक्चुअल वेवलेंथ थी जो शिफ्ट हुई, जो चेंज हुई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि किस एंगल पे आपका वो फोटोन इंसिडेंट हुआ था। तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ था, उसके बेसिस पे इतना वेवलेंथ चेंज हुआ था दोस्तों। तो यहां पर जाके हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ वेवलेंथ वाला, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ द एमिशन ऑफ द कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन। एनर्जी और डायरेक्शन दोनों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एनर्जी फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सोचो। सबसे पहली बात मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताई थी कि जब भी कोई फोटोन हमारा जो रेस्ट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर इंसिडेंट करता है, ठीक है। तो जो वेवलेंथ की जो एनर्जी की जो हमारी एक्सरेज होती है, हाईली एनर्जेटिक एक्सरेज जो इंसिडेंट करती है हमारे टारगेट इलेक्ट्रॉन पे, वो इतनी ज्यादा होती है कि जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, जो बाउंड करके रखती है इलेक्ट्रॉन को, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। अराउंड जैसे मैंने कार्बन एटम का दिया था कि हमारे जो आउटर मोस्ट शेल में जो कार्बन एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको नॉकआउट करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। बट जो हमारी एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 1.84 इंटू 10 raised to power 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खाली बस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए जो ट्रांसफर हो रही है, जस्ट वो बाकी सारी कहां पर ट्रांसफर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, है ना। तो हम मोस्टली जो हम एनर्जी लेते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं। तो हम किस तरह से एनर्जी और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, जब हमारा जो फोटोन है जो इंसिडेंट करेगा हमारे टारगेट पार्टिकल में, ठीक है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की लूज होगी, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही तो ट्रांसफर होगी टू कैरी आउट द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, है ना। यहां पर मैंने लिखा भी है दोस्तों, सिंस द काइनेटिक एनर्जी इज सप्लाइड बाय अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, हेंस द गेन इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन द फोटोन एनर्जी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन की जब कोई भी फोटोन उसके ऊपर इंसिडेंट होगा, है ना, तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लूज होगी उस केस में फोटोन की, जो कि हम वेवलेंथ शिफ्ट की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। एनर्जी कम हो जाती है उस फोटोन की, स्कैटर्ड फोटोन की, तभी तो उसका वेवलेंथ बढ़ता है दोस्तों, है ना। तो जो एनर्जी लूज हुई हमारे फोटोन में, वही तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, ठीक है, और वही तो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो अगर मैं स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को मैं माइनस कर दूं, तो मुझे ये नेट एनर्जी पता लग जाएगी जो कि ट्रांसफर हुई किसमें, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। जब भी कोई हमारा फोटोन इंसिडेंट करेगा हमारे किसी टारगेट इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, और स्कैटर्ड होकर निकल गया, तो उसकी जो एनर्जी कम हुई वो किस में ट्रांसफर हो गई, इलेक्ट्रॉन को मोबिलिटी प्रोवाइड करने में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो वो लॉस ऑफ जो एनर्जी थी वाइल इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड, अगर मैं उसको डिफरेंस कर लूं और नेट एनर्जी को कैलकुलेट कर लूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में निकल गई थी, ठीक है। तो जस्ट यही मैंने ये पूरा समराइजेशन यहाँ पर लिखा, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है।
अभी मैंने क्या किया कि जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन था हमारे फोटोन का और जो स्कैटर्ड रेडिएशन था हमारा फोटोन का, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो वही नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ट्रांसफर हुई थी हमारे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो वो एनर्जी ऑफ द फोटोन जो सॉरी एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन वी कैन फाइंड आउट बाय जस्ट subtracting the इंसिडेंट फोटोन एनर्जी बाय द स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी। तो यहां पर आप देख सकते हो E इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश, है ना। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू तो होती है, और स्कैटर्ड फोटोन की हमने डैश से रिप्रेजेंट की थी जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो आप इसको एच कॉमन ले सकते हो क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट तो कॉमन है दोनों केस में, सी अपॉन लैम्डा लिख के दोनों को इस केस में लिख सकते हो। एंड सारी वैल्यूज को अगर आप पुट कर दोगे, सारी चीजें तो पता है दोस्तों, लैम्डा भी आपने फाइंड आउट कर लिया था इन द फर्स्ट केस, लैम्डा डैश भी फाइंड आउट कर लिया था जो वेवलेंथ आपको पता लगा था एट द 90 डिग्री, है ना। सी की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे आप एंड फाइनली आपको जो आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरह से मिलेगा, सोल्व करोगे तो 4.072 इंटू 10⁻⁻14 जूल, ठीक है। ये आपको एनर्जी पता लग गई अपने रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, जो कैसे पता लगी, हमने जब फोटोन की इंसिडेंट रेडिएशन को और स्कैटर्ड रेडिएशन को हमने माइनस किया और जो लॉस ऑफ एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ गेन हुआ एनर्जी टू द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जिसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो अपीयर हुआ था, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात हुई थी दोस्तों कि डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये डेरिवेशन पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो आया कहां से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें आ कहां से रही हैं, ओके। कंसेप्ट वहां का पता लग गया, अब यहां पर देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कोई भी हमारा मान लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पे है, टारगेट पार्टिकल, और कोई भी हाईली एनर्जेटिक फोटोन उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट फोटोन है जिसकी एनर्जी क्या है, एच म्यू है, ठीक है। ये टारगेट पार्टिकल है जिसका मोमेंटम 0 है, एनर्जी क्या है इसकी, m0 c स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये फोटोन हाईली एनर्जेटिक फोटोन जब हमारे टारगेट पार्टिकल से टकराया दोस्तों, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, हमारा फोटोन स्कैटर्ड हो गया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद द एंगल ऑफ फाई, और दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो हमारा स्कैटर्ड हो गया एट द एंगल ऑफ द थीटा, जिसको हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हो जो इंसिडेंट फोटोन की जो मोमेंटम है वो क्या है, P इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी। अब आप सोचोगे ये कैसे आया, है ना। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तो मोमेंटम पता होगा क्या होता है, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, है ना। ये तो पता ही होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो रीअरेंज के कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं, तो आप देख सकते हो लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, सी अपॉन म्यू तो लिख ही सकते हो, है ना। लैम्डा को क्या लिख सकते हो, सी अपॉन म्यू तो लिख ही सकते हो क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। रीअरेंज करके लिखोगे दोस्तों तो क्या मैं मोमेंटम को कुछ इस तरह से नहीं लिख सकता, जरूर लिख सकता हूं, है ना। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंसिडेंट फोटोन का जो मोमेंटम है मैंने P इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी यहाँ पर लिख दिया है, और जो स्कैटर्ड फोटोन था उस केस में जो उसका मोमेंटम चेंज हुआ वो P डैश से डिनोट कर दिया, फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज कर दी म्यू डैश से, स्पीड ऑफ लाइट तो सेम ही रहेगी और प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो मोमेंटम मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर डिनोट कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये पार्टिकल की तरह ही हम एक तरह का बिहेव करता है वो, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम तो उसका कुछ इस तरह से होगा, पहले तो इसका मोमेंटम 0 था दोस्तों, पर टकराने के बाद जब ये स्कैटर्ड हुआ एट द एंगल ऑफ द थीटा तो कुछ मोमेंटम तो गेन करेगा, तो P इज इक्वल टू एम वी इसका मोमेंटम हो गया। तो हमने हर चीज डिफाइन कर ली, मोमेंटम हमने डिफाइन कर ली, एनर्जी डिफाइन कर ली, जस्ट हमने क्या करना है, एनर्जी कंजर्व करना है और लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है, ठीक है, ताकि हम अपने डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के एक्सप्रेशन को गेन कर सकें। फटाफट देखेंगे क्योंकि इसका ये डेरिवेशन तो हम कर ही चुके हैं, जस्ट आपको एक गो थ्रू देना था ताकि आपको समझ आ सके कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन, टोटल एनर्जी देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटोन की एनर्जी पहले क्या थी, एच म्यू, ठीक है, और ये जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, m0 c स्क्वायर, ठीक है। बिफोर द कोलिजन जो उसकी एनर्जी होगी कुछ इस तरह से होगी, तो ये लिख दिया एच म्यू प्लस m0 c स्क्वायर। आफ्टर द कोलिजन एनर्जी क्या होगी पूरे सिस्टम की, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या होगी, एच म्यू डैश इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। ये वाले फोटोन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच म्यू डैश होगी, ठीक है, प्लस एम सी स्क्वायर इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि m0 पहले यूज किया था रेस्ट मास के लिए, ठीक है। अब ये अब रेस्ट में नहीं है, अब मोमेंटम गेन कर चुका है, उसका कुछ मास होगा तो ये m यहाँ पर लिख दिया, और c स्क्वायर उसके वेलोसिटी होगी जिससे मूव कर रहा है, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे हम लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हमने कंपेयर करके लिख दिया, तो क्या आ गया, एच म्यू प्लस m0 c स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू डैश प्लस
mc स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके यहाँ पर हमने लिख सकते हैं, और रीअरेंज करके दोस्तों मैं लिख सकता हूँ mc स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखकर ये सारी चीजों को एक तरफ करके लिख सकता हूँ, जिसको मैंने 1.32 का नाम दे दिया। ठीक है, बहुत ईजी था। अब हम देखेंगे मेन पार्ट जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, किस कहां पर, परपेंडिकुलरली, ठीक है, और अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम भी हमको पता है दोस्तों, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा मोमेंटम है क्या है, एच म्यू अपॉन सी, तो हमारा फोटोन का एच म्यू अपॉन सी है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है दोस्तों। ठीक है, इसका कोई मोमेंटम तो गेन हुआ ही नहीं, ये तो रेस्ट में है, तो मोमेंटम भी जीरो है। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का क्या है, वो जीरो है। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम देखेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस कौन कौन से यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट्स हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जो फोटोन का है, ठीक है, यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या है दोस्तों, एच म्यू डैश अपॉन सी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग दे रहे हो, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये फाई हमारा एंगल है ना, तो फाई एंगल के सामने क्या होता है, कोस कंपोनेंट ही तो होता है, परपेंडिकुलरली हमारा साइन होता है, ये तो आपको पता होगा, तो एच म्यू डैश अपॉन सी कोस फाई आ गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया दोस्तों फोटोन का। इलेक्ट्रॉन का भी तो बताना है कि इसका कोस कंपोनेंट कौन सा होगा, क्योंकि इसका मोमेंटम क्या है दोस्तों, mv, और एंगल के सामने क्या होगा, कोस, तो यहाँ पर mv कोस थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो mv कोस थीटा मैंने लिख दिया अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये सारी चीजों को मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व कर लिया लीनियर मोमेंटम को। ठीक है, रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूँ mv कोस थीटा इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस फाई। इज इट क्लियर, और इसको 1.33 इक्वेशन का नाम दे दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, हाँ अब थोड़ा क्लियर है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे दोस्तों कि मोमेंटम किस तरह से कंजर्व हो रहा है, क्योंकि हमारा मोमेंटम तो दोस्तों एक्स एक्सिस के अलोंग ही था, वाई एक्सिस के अलोंग तो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है ही नहीं है, यहाँ तो जीरो है मोमेंटम। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन का भी और इंसिडेंट फोटोन का भी हमारा मोमेंटम क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो लिख दिया। बाकी हमारा जो वाई एक्सिस में जो है मोमेंटम, ये आप देख सकते हो एच म्यू डैश अपॉन सी, ये साइन फाई में ले लेंगे, और ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन का था, ठीक है, ये mv हमारा मोमेंटम किसका था, इलेक्ट्रॉन का, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट होगा, साइन थीटा, तो ये mv साइन थीटा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोस्तों, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इसका नेट मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट करके, दैट्स व्हाई मैं कुछ इस तरह से इसको लिख सकता था, है ना, और रीअरेंज करके कुछ मैंने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, mv सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच म्यू डैश साइन फाई। ठीक है, ये हमारे पास 1.34 की इक्वेशन आ गई। तो ये दो इक्वेशन है दोस्तों जो ज्यादा यूजफुल है, बस आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, आपको पता है एंगल जो आप निकालते हो बेसिकली tan थीटा की फॉर्म में निकालते हो, मैग्नीट्यूड वगैरह भी निकालने होता है तो उसी के बेसिस पे निकालते हो, तो हम tan थीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम इसको अगर ये दो इक्वेशन 1.33 एंड 1.34 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू एच म्यू डैश साइन फाई अपॉन एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस फाई। ठीक है, ये बहुत इजी था। म्यू को क्या लिख सकते हैं तो दोस्तों सी अपॉन लेमडा, क्योंकि यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर लेमडा डैश आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर म्यू है तो सी अपॉन लेमडा आ जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एच सी कॉमन था, सब जगह कट जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप सोल्व करोगे, ठीक है, एलसीएम वगैरह लोगे तो कुछ इस तरह से फाइनली जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लेमडा साइन फाई अपॉन लेमडा डैश माइनस लेमडा कोस फाई। ठीक है, यही आपका है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए पूरा डेरिवेशन था। ठीक है, आपको डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, आपको जस्ट मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ। ठीक है, क्रैमिंग नहीं करेंगे हम, हमें पता होना चाहिए कि ये डेरिवेशन से कहां से ये फॉर्मूला आया जिसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए, आपने ये फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा इज इक्वल टू लेमडा साइन फाई अपॉन लेमडा डैश माइनस लेमडा कोस फाई। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब हम इस डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, पूछा क्या था, डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यूज किया, tan थीटा इज इक्वल टू लेमडा साइन फाई अपॉन लेमडा डैश माइनस लेमडा कोस फाई। ठीक है, लेमडा की वैल्यू हमने पहले निकाली थी एनर्जी ऑफ द फोटोन के बेसिस पे, लेमडा डैश की वैल्यू हमने जब हमारा फोटोन इंसिडेंट हो रहा था एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री तब हमने निकाल लिया था। फाई की वैल्यू आपको 90 डिग्री गिवन है, जस्ट सारी वैल्यूज को पुट करो दोस्तों, आपका जो आंसर आएगा tan थीटा किसके बराबर आएगा, 0.5008 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसके बेसिस पे बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो कि tan इनवर्स 0.5008 का फॉर्म वैल्यू क्या आएगी, तो इसका कुछ ये आएगा दोस्तों। ठीक है, 26 डिग्री और 36
रेडियन के बराबर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो उसको डेरिवेशन के फॉर्म में भी हमने देख लिया ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। जो बीएससी के बेसिस पे बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये बीएचयू 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी हमारी पिछली वीडियो को देखी होगी तो बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन कॉम्पटन स्कैटरिंग वेवलेंथ शिफ्ट इज टुवर्ड्स, ठीक है, किसकी तरफ होगा? कॉम्पटन स्कैटरिंग में वेवलेंथ शिफ्ट किसकी तरफ होगा? पहला ऑप्शन अ शॉर्टर वेवलेंथ, सेकंड ऑप्शन लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, शॉर्टर और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द फोटोन एनर्जी, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, लॉन्गर वेवलेंथ के अलोंग ही तो हमारा वेवलेंथ शिफ्ट होता है, ठीक है। आपको जैसे कि पता है ये कॉम्पटन शिफ्ट का कंसेप्ट कहां से आया? जब हमारी कोई भी फोटोन जब उन्होंने देखा कि कोई भी हाईली एनर्जेटिक बीम को हम किसी इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट कर रहे थे, ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा था? एनर्जी कम हो रही थी उसकी, फोटोन स्कैटर्ड फोटोन की, और उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी। पर होना क्या चाहिए था क्लासिकल के अकॉर्डिंग कि जितनी वेवलेंथ हमारे पहले इनिशियल स्टेज में थी बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन उतनी ही वेवलेंथ होनी चाहिए थी, ठीक है। पर कॉम्पटन कॉम्पटन ने जो बताया, उन्होंने यही बताया कि भाई जो हमारा फोटोन जो स्कैटर्ड हुआ उस केस में उसका जो वेवलेंथ था वो ज्यादा था। दैट्स वाई तभी तो ये स्कैटरिंग का फिनोमिना आया, कॉम्पटन स्कैटरिंग का। दैट्स वाई हमारा इस केस में जो आंसर बी होगा वो सही होगा, ठीक है। अलोंग द लॉन्गर वेवलेंथ हमारी जो वेवलेंथ होती है वो शिफ्ट हो रही होती है। तो यहाँ पर भी आंसर यही लिखा है दोस्तों, द इंसिडेंट फोटोन लॉसेस इट्स एनर्जी टू द टारगेट पार्टिकल, हेंस इट्स वेवलेंथ डिक्रीज। आपको पता है क्या E इज इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू के बराबर होता है। E किसके बराबर होता है? एच म्यू के। और म्यू किसके बराबर होता है? सी अपॉन लैम्डा, है ना। तो अगर एनर्जी कम होगी दोस्तों, अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या वेवलेंथ ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोस्तों, रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई आप इसको बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बीएचयू 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीएचयू 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। एक चीज बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करोगे क्यों इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। एक्सरेज ऑफ 10 पिकोमीटर, पिकोमीटर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए दोस्तों, 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जैसे नैनो हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, सारी सभी जो यूनिट्स है उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। एक्सरेज ऑफ 10 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ टारगेट, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन H/mc फॉर द इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। मतलब उसका H/mc का जो उन्होंने वैल्यू पहले से ही आपको बता दिया, ठीक है। उन्होंने ये बोला कोई एक्सरे है जिसकी जो वेवलेंथ क्या है दोस्तों, 10 पिकोमीटर के बराबर है, आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ टारगेट, ठीक है। वो स्कैटर्ड हो गया टारगेट से। तो आपको पता क्या करना, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसका रिलेशन पार्ट का उसका वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आपको मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए सबसे पहले आपको वेवलेंथ पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ तो पता होनी चाहिए जो कि आपको गिवन है। तो हम शुरुआत करते हैं, फिर आपको बताता हूं इसमें ट्विस्ट क्या आएगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे फोटोन आपको पता है क्या होता है? एनर्जी ऑफ द फोटोन एच म्यू के बराबर होता है। और म्यू किसके बराबर होता है दोस्तों? सी अपॉन लैम्डा, है ना। तो सारी वैल्यूज को आप पुट कर दोगे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज 6.634 इंटू 10⁻⁻34, उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 10⁻8, एंड वेवलेंथ आपको गिवन है पिकोमीटर की फॉर्म में, ठीक है। इसको नैनो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप बेसिकली पूरा जिस तरह से भी करके भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में गिवन होना चाहिए था। दैट्स वाई आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप देख सकते हो कि नैनो क्या होता है 10⁻⁻9, और यहाँ पर 10⁻3 लिखा हुआ है। तो -9 -3 करोगे तो -12 के बराबर हो जाएगा। वही चीज पिकोमीटर के फॉर्म में ही था, ठीक है। जस्ट नैनोमीटर की फॉर्म में लिखा ताकि आप उसको कन्वर्ट कर सको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सरे की इस बेसिक फॉर्मूले से। ये तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में क्या पूछा? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है। तो वो कैसे हम ड्राइव करेंगे दोस्तों, वो उसका रिलेशन कैसे निकाल सकते हो? जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई फोटोन हमारा इंसिडेंट करता है किसी टारगेट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी किस में ट्रांसफर होती है दोस्तों? उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में ट्रांसफर होती है ना। ज्यादा से ज्यादा किस में ट्रांसफर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में होती है। तो यही जो मैक्सिमम एनर्जी पूछी वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है। आप टोटल एनर्जी की बात नहीं करोगे उस केस में, ठीक है। तो पहले जो हमने रिलेशन निकाला था दोस्तों एनर्जी के बेसिस पे, वो अलग था,
ठीक है। जो पहले ये वाला केस तो था, आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। तो ये जो आपने केस निकाला था दोस्तों, ये अलग था। ये मैंने बताया था कि जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है और जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है उसके बीच का जो गैप था, जो एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर्ड हुआ था हमारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, वो एनर्जी गेन यहां पर हमने शो किया था, एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन में फर्क है दोस्तों। उसमें हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे और इस केस में हम ओनली द लॉस ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली यूज करता तो आप बोलते कि सर ये एक्सप्रेशन कहां से आया, आपने कहां से यूज किया। दैट्स वाई मैंने आपके सामने ये डेरिवेशन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फटाफट एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। जो हमारा डेरिवेशन है कॉम्पटन इफेक्ट का, जस्ट उसके ही पार्ट्स को हमने यहाँ पर कंसीडर किया और उसको ही एलेबोरेट किया, ठीक है। सभी चीजें वहीं से निकलेंगी, जस्ट आपको पता होगा तो आप बहुत इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें रिलेशन ड्राइव करना पड़ेगा किसका, रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एनर्जी। ओके, तो आपको अगर एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करना आता है, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो से ही करते आ रहे हैं, चाहे हम डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकालना हो, चाहे वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, हर केस में दोस्तों, हर केस में हमें बस एनर्जी और मोमेंटम को ही कंजर्व करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, हमने जो अभी एक्सप्रेशन किया था, अभी आपने एनर्जी को कंजर्व किया था h म्यू, जो कि फोटोन की एनर्जी होगी, और s मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो हमारे स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो h म्यू डैश, यहाँ पर f लिखा है जो कि फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट करता है, ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन जो उसका एनर्जी हो गया, जो ई से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर ई इज द इलेक्ट्रॉन एब्रीवेट किया हुआ है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, और ई इज द एनर्जी, ठीक है। ये तो हो गया, एनर्जी कंजर्व कर लिया। और अलोंग द एक्स एक्सिस जो लीनियर मोमेंटम था दोस्तों, ये भी हमने अभी अपनी पिछली स्लाइड में देखा था, एच अपॉन लेमडा, जो कि हमारा फोटोन का हमारा मोमेंटम है और इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम जीरो होगा। और एक्स एक्सिस के अलोंग कोस थीटा वाले जो कंपोनेंट्स थे फोटोन का और हमारा इलेक्ट्रॉन का, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो ये सारी चीजें हमने कंसीडर कर ली थी दोस्तों, और उसके बेसिस पे हम आगे इलेबोरेट करेंगे। आपको पता है दोस्तों कॉम्पटन जो शिफ्ट का जो फॉर्मूला हमने निकाला था क्या था, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको हम डेल लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये चार चीजें तो हम अपनी पिछली स्लाइड में भी अभी रिवाइज कर चुके हैं और अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, ठीक है। अब हमें रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहली ये फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे दोस्तों, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको यूज करेंगे। क्या है, एच म्यू प्लस एम सी स्क्वायर प्लस एच म्यू डैश प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ पर ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यहाँ पर ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल एनर्जी में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, प्लस जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर्ड हुई उसको इजेक्ट करने के लिए वो भी होगा, है ना। जो वो गेन करेगा आफ्टर द कोलिजन वो एनर्जी दैट इज एम सी स्क्वायर प्लस जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसको ट्रांसफर हुई वो एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यही होगी ना दोस्तों, जो कि आपको पिछली वीडियो पे भी बताया गया था, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर एच सी अपॉन लेमडा प्लस एम सी स्क्वायर, यही चीज लिखी है यहाँ पर। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हाँ अब ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये एक्सप्रेशन को लिख लिया, ठीक है। हमने काइनेटिक एनर्जी निकालना है दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एम सी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच सी इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा डैश, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी लेमडा माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा डैश। इज इट क्लियर टू यू, काइनेटिक एनर्जी का ये हमें मिल गया। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को इलेबोरेट करके हमने निकाला, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करके हमने इलेबोरेट किया और निकाला। अब हमने क्या करना है दोस्तों, चौथी इक्वेशन को यूज करेंगे। चौथी इक्वेशन को यूज करेंगे, आप देख सकते हो लेमडा माइनस लेमडा डैश किसके बराबर है, डेल लेमडा के बराबर है दोस्तों, है ना। लेमडा डैश माइनस लेमडा किसके बराबर है, डेल लेमडा के बराबर है। तो जस्ट इसको यूज किया मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो न्यूमरेटर में लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा डैश माइनस लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेल लेमडा लिख सकता हूँ, है ना। और इसी को यूज करके दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लेमडा डैश है ना। लेमडा डैश को अगर मैं ये पार्ट ही कंसीडर करूं लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो आप देख सकते हो लेमडा डैश माइनस लेमडा किसके बराबर है, डेल लेमडा के। तो अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये क्या आ जाएगा, रीअरेंज करूं तो क्या आ जाएगा, लेमडा डैश इज इक्वल टू डेल लेमडा प्लस लेमडा के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर, वही तो चीज यहाँ पर मैंने लिख दी, ठीक है। रीअरेंज करके थोड़ा सा
एक एक्सप्रेशन को यूज करके मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा और करना है, रीअरेंज करना है इसको। हम 1/λ से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। आप देख सकते हो 1/λ से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। और फाइनली जो रीअरेंज करके आपको मिला दोस्तों, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिल गया, दैट इज KE इज इक्वल टू h म्यू डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 प्लस डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको इस एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही इजी एक्सप्रेशन था, बस हमने क्या करना था, पिछली चीजों को यूज करके एलेबोरेट करके रीअरेंज किया, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला मिल गया दोस्तों, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आगे बता सकूं कि क्वेश्चन को करना किस तरह से, ठीक है। तो उसने बोला मैक्सिमम एनर्जी निकालना आपने, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। वो कब होगा दोस्तों, जब आपकी स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, है ना, तभी तो आपकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना, तभी तो आपका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन करेगा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, है ना। वो कब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब आपका स्कैटरिंग इफेक्ट कब होता है दोस्तों, कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट तभी तो होता है जब आपकी स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी बहुत कम हो और वेवलेंथ जो उसकी हो बहुत ही ज्यादा हो, है ना, तभी तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कब होगा दोस्तों, मैक्सिमम स्कैटरिंग किस एंगल में होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने केस डिस्कस किया था, जिस केस में हमारा जो वेवलेंथ हो गया था, वेवलेंथ शिफ्ट डबल हो गया था ऑन व्हाट एंगल, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बेसिस पे हमारा जो वेवलेंथ शिफ्ट था वो डबल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दोगे दोस्तों, कोस 180 क्या होता है, -1 होता है। 1 -1 किसके बराबर होगा, 2, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया दोस्तों। तो अगर इसको रीअरेंज करूं, ये मैंने कॉम्पटन स्कैटरिंग वाला ही फॉर्मूला यूज किया है ना, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज इक्वल टू h अपॉन MC 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं दोस्तों, ठीक है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, डेल लैम्डा, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 2h अपॉन MC, है ना। तो अगर मैं इसको लैम्डा से डिवाइड कर दूं दोस्तों, अगर मैं इसको लैम्डा से डिवाइड कर दूं द बोथ साइड, तो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिल जाएगा, डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन लैम्डा MC, है ना। और आपको पता है दोस्तों म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है, तो क्या मैं लैम्डा की वैल्यू लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन म्यू, है ना। तो यहाँ पर आप म्यू रखो, C अपॉन म्यू करोगे दोस्तों, तो C यहाँ पर डिनोमिनेटर में C स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और म्यू ऊपर चल जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरा इक्वेशन आ जाएगा, डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2h म्यू अपॉन MC स्क्वायर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने इतना ये सब क्यों किया। मैंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि आप देख सकते हो मेरा मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, h म्यू डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस अपॉन 1 प्लस डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा। मतलब मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा था, ठीक है। तो अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और इक्वेशन और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हमने मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करना था, तो ये रिलेशन ड्राइव कर लिया, जो कि आपके पास क्या गया, 2h म्यू अपॉन MC स्क्वायर, है ना। इज इट क्लियर टू यू? अब इस चीज को यूज करके हमने डायरेक्टली पुट कर देना, ठीक है। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आया था, ठीक है, इसको डिवाइड करके हमने इस तरह से रीअरेंज किया और डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी यहाँ पर। तो देख सकते हो ये आपके पास फाइनल अरेंजमेंट हो गया। तो आपको सब कुछ पता है दोस्तों, सब कुछ पता है, ठीक है। आपको वेवलेंथ पता है, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा कर दोगे तो वो भी पता है आपको, ठीक है। और आपको M भी पता है, C भी पता है, सारी वैल्यूज पता है दोस्तों। जस्ट आपको क्या करना है, सभी वैल्यूज को आपने यहाँ पर पुट करना है। फाइनली सोल्व करोगे तो आपके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो क्या आएगी, 6.48 इंटू 10⁻⁻15 जूल, ठीक है। तो आपने ये मैक्सिमम एनर्जी किसकी कैलकुलेट कर ली, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन पूछा हो तो वो अलग चीज है, ठीक है। उसमें हम इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन का जो एनर्जी लॉस होगा वो गेन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी पूछा जाए तो आप काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन यूज करोगे और फाइनली सारे वैल्यूज को इलेबोरेट करोगे और पुट करके देखोगे। दो अलग अलग केसेस है दोस्तों, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं और फाइनली कुछ आंसर लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन को कंसीडर किया। इज इट क्लियर टू यू? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HCU में, ठीक है, पूछा गया 2012 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सेपरेट कॉम्पटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग विजिबल एंड एक्सरेज। मतलब दो कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं पैरेलली, ठीक है। एक विजिबल लाइट से हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक्सरे से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है, आपको पता है, और एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है,
ओके, एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है और विजिबल की ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई विजिबल हमें दिख पाती है, हमारे विजिबल रेंज में आ पाती है, और एक्सरे की वन से 1.2 के अराउंड, आर्मस्ट्रॉन्ग के अराउंड होती है, तो दैट्स व्हाई उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। इफ द स्कैटर रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड एट द सेम स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, स्कैटर रेडिएशन हमारा हुआ मतलब टकराने के बाद विजिबल लाइट जब टकराया टारगेट इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, उस केस में जो स्कैटर्ड हुआ हमारा रेडिएशन, और एक्सरे जब टकराया था उस केस में जो स्कैटर्ड हुआ हमारा रेडिएशन एट द सेम एंगल, ठीक है। तो बोला उसने कि कौन से ये चीजें, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, क्या जो एक्सरे होंगी उस केस में हमारा ग्रेटर शिफ्ट होगा वेवलेंथ में और ग्रेटर चेंज इन फोटोन एनर्जी, ठीक है, क्या वेवलेंथ शिफ्ट होगा, ज्यादा होगा इन द केस ऑफ द एक्सरे, और फोटोन एनर्जी भी ज्यादा होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या बोला कि दोनों रेडिएशन की जो वेवलेंथ शिफ्ट होगी वो सेम होगी, बट जो एक्सरे की जो होगी एनर्जी चेंज फोटोन की वो ज्यादा होगी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है दोस्तों कि दोनों रेडिएशन की जो वेवलेंथ शिफ्ट होगी वो सेम होगी, पर विजिबल लाइट की जो होगी हैज अ ग्रेटर चांस इन द फोटोन एनर्जी, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द टू रेडिएशन हैव द सेम शिफ्ट इन द वेवलेंथ एंड द सेम एनर्जी ऑन द फोटोन एनर्जी, मतलब दोनों की वेवलेंथ शिफ्ट भी सेम है और जो फोटोन के फोटोन में जो चेंज आ रहा है एनर्जी का वो भी सेम है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, सोचो कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, जिसका वेवलेंथ कम होगा, अभी तो मैंने बोला कि एक्सरे का वेवलेंथ कम होता है एज कंपेयर टू द विजिबल लाइट, इसको तो मुंह जबानी भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए तो एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है कि वेवलेंथ जिसका कम होगा उस केस में तो एनर्जी ऑटोमेटिकली ही ज्यादा होगी, ठीक है। अगर स्कैटरिंग एंगल सेम है दोस्तों तो वेवलेंथ शिफ्ट तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। अगर कोस 90 आप देखोगे, मान लेते हैं कोस 90 के केस में ही तो हमारा वेवलेंथ शिफ्ट हमारा एक्चुअल वेवलेंथ के बराबर आ रहा था, ठीक है। अगर आपने केस स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि इस केस में हमारा वेवलेंथ शिफ्ट के बराबर होता है एक्चुअल वेवलेंथ जो इंसिडेंट हो रहा होता है, ठीक है। अगर वेवलेंथ स्कैटरिंग एंगल पे ही हमारा डिपेंड करता है, ठीक है, अगर वो सेम है तो वेवलेंथ शिफ्ट तो सेम ही होगा, पर जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही होगी इन दी फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो तो डिफरेंट ही होगी ना, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ कम है और विजिबल लाइट की तो ज्यादा है ना। चलो मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी रिटर्न मैंने लिखा है वो भी आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको पता है चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन आपको पता है दोस्तों, है ना, कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट के बेसिस पे डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। जैसे कि एक पिछली वीडियो में गलती हो गई थी दोस्तों, मैंने ये बोल दिया था कि जो हमारा जो चेंज होता है हमारा कॉम्पटन शिफ्ट का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ और स्कैटरिंग एंगल पे, तो वो खाली स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है, वो खाली स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। सिंस द चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द स्कैटरिंग एंगल, द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द बोथ रेडिएशन वुड बी सेम। अगर वो स्कैटरिंग एंगल पे ही डिपेंड करता है तो भले हम एक्सरे यूज करें या विजिबल लाइट यूज करें, दोनों का वेवलेंथ तो सेम ही होने वाला है, क्योंकि वो उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई ये करेक्शन कर लेना वहां पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बीएचयू में, ठीक है, देखो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वहां पर, ओके। तो वेवलेंथ सेम रहेगा दोस्तों, तो आप वेवलेंथ को छोड़ के बाकी एंगल ही तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जो फाइनल वेवलेंथ है माइनस इनिशियल वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको रीअरेंज करके फाइनल वेवलेंथ की फॉर्म में इसको यहाँ पर रीअरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है चेंज इन फोटोन एनर्जी किसके बराबर होती है दोस्तों, डेल्टा ई, जो कि मैंने बताया इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फोटोन और स्कैटर रेडिएशन ऑफ फोटोन को अगर आप माइनस कर दोगे तो उसके बेसिस पे एनर्जी चेंज निकाल सकते हो, फोटोन का कितना हुआ है लॉस, है ना। तो एच म्यू माइनस एच म्यू डैश, अगेन एच सी कॉमन लिया, सी अपॉन लैम्डा के फॉर्म में हमने इसको वेवलेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको रीअरेंज करोगे लैम्डा एफ माइनस लैम्डा या ऊपर आया होगा तो डेट्स वाई हमने यहाँ पर डेल लैम्डा लिख दिया, ठीक है। बाकी एलसीएम करके यहाँ पर लैम्डा ई अपॉन लैम्डा एफ आ गया, ठीक है। लैम्डा एफ को जैसे कि मैंने बताया था किस तरह से हम लिख सकते हैं, लैम्डा आई प्लस डेल लैम्डा, अभी जस्ट हमने काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन में भी यूज किया था, है ना। डेल लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा एफ अपॉन लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैं इस रिलेशन को रीअरेंज करके लिख सकता हूं, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सरे, तो इसकी जो एनर्जी भी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एक्सरे की, है ना, क्योंकि ई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है दोस्तों। अगर मेरी एक्सरे की वेवलेंथ ज्यादा है, सॉरी कम है, एक्सरे की वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही तो ज्यादा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू चेंज इन द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो आप मुंह जबानी भी बता सकते थे, आप माइंड मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए था कि वेवलेंथ शिफ्ट जो हमारा स्कैटिंग एंगल पे डिपेंड करता है। अगर स्कैटिंग एंगल ही सेम है तो वेवलेंथ शिफ्ट भी सेम होगा। बट एनर्जी की जब बात हो रही थी दोस्तों, तो उस केस में जो एक्सरे का जो केस है, उस केस में ग्रेटर चेंज होगा फोटोन एनर्जी में, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे केसेस समझ आ गए होंगे। इसमें मैंने बेसिकली जो डिफिकल्ट पार्ट था, ठीक है, जो ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने कंसीडर किया। बाकी जो थियोटिकल बेसिस पे क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो हमने कंसेप्ट के थ्रू कर ही लिया। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, और हर टाइप के क्वेश्चन से आप डील कर सकते हैं जो कि आपको कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कवर अप कर लिया दोस्तों एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी, उसके बेसिस पे वेवलेंथ शिफ्ट कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी वीडियो जो थ्रू आउट आपने देखा आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है गाइस, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन सही से कर सकें और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो अपनी अगली वीडियो में हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि हम सारे जो हमारे ओरिजिन्स थे जिसके बेसिस पे हम क्वांटम मैकेनिक्स हमारी स्टार्ट हुई, उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जो कि पार्टिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और धीरे धीरे करके हम अपने मेन कंसेप्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स का था, टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वहां तक बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।